और जब से एलोन मस्क ने जो ट्विटर है उसको संभाला है, तो खबर एक चलती रहती है जनाब कि शायद जो है वो ट्विटर क्रैश कर रहा है। हर तरफ इस तरह की चीज़ें हैं और कई लोगों का कहना ये है कि शायद ट्विटर के क्रैश करने से पहले ही पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो क्रैश कर जाएगी। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि आईएमएफ की तरफ से अभी 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान नहीं हासिल कर सका। सो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस जो हैं वो अब 75% तक हो गए हैं। इससे भी ज़्यादा तजावज़ कर गए हैं। इससे पहले जब मार्च में ये खतरा था, तो उस वक़्त कहा जाता है कि ये जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो सिर्फ़ 7% था। तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के 75% चांसेस हैं। चीज़ों को देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास जो इम्पोर्ट बिल है, उसकी पेमेंट्स के लिए पैसा नहीं है। तेजी के संग पाकिस्तान बढ़ता चला जा रहा है डिफॉल्ट होने की तरफ। अभी भी खैर बहुत लंबे समय से आप लोग सब कमेंट्स में सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान आखिर डिफॉल्ट होगा कब। अब पाकिस्तान को टेक्निकली हम देखें तो डिफॉल्ट हो कई महीने पीछे ही हो चुका है, बस क्योंकि सऊदी ने उससे कर्जा अपना वापस नहीं मांगा, क्योंकि चाइना ने अपना कर्जा नहीं वापस मांगा, क्योंकि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस और देशों ने कर्जा वापस नहीं मांगा, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। पर अगर आप उसकी जनता की स्थिति देखोगे, उसकी जनता की हालत देखोगे, तो जो देश डिफॉल्ट हो चुके होते हैं उनकी जैसी ही हालत है इस समय पाकिस्तान में। जनता पूरी दुनिया भर में अगर हम देखें ना, मिडिल क्लास की और गरीब की, खास तौर पर मिडिल क्लास, गरीब का तो जो है ही वो है ही, लेकिन मिडिल क्लास क्योंकि ज़्यादा झेलना होता है, इस वजह से सबसे बुरी पूरे विश्व भर में मिडिल क्लास की कहीं स्थिति है तो वो पाकिस्तान में है। और गरीब तो खैर वो तो उसको तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं दिख रहा। पाकिस्तान में ऐसी स्थिति बनती जा रही है। जो हमने फॉरेन पेमेंट्स देनी है, जो कर्जे हमने देने हैं, ठीक है, उनके लिए भी मुल्क के जो कौम के पास जो ज़खायर है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखी गई है। उसके साथ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है वो किस चीज़ पे बात कर रहा है, वो डिजिटल करेंसी पे बात कर रहा है कि इसको कैसे इसको रेगुलेट किया जाए ताकि ये टेरर फाइनेंसिंग ऑपरेशंस में ना इस्तेमाल की जा सके। और क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के अंदर वो ये रही हैं इन्वॉल्व। पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तो बैन कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान में लोग इलीगली ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो। लेकिन अब इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा है, इंडिया जो है वो इसकी न्यू काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है, इंडिया बात कर रहा है कि भाई आप किधर खड़े हुए हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं असीं डुब चले, सानू बचा लो। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऑब्वियसली इंडिया जैसा मुल्क इसके ऊपर व्हाट कुड बी द इंटरनल डायनामिक्स क्या हो सकती है कि वो क्यों ये कर रहे हैं, ये क्यों इसके ऊपर इतनी ज़्यादा बहस कर रहे हैं और क्यों इसको समझते हैं कि ये, हालाँकि वो तो डिजिटाइज़ेशन की बात करते हैं, वो तो पूरी दुनिया में ये कहते हैं कि हमें नए जो है हमारे पास यूथ है, लेकिन वो क्यों ये जो प्राइवेट करेंसीज़ हैं और जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसको क्यों रेज़िस्ट कर रहे हैं। अब 7% से 75% पाकिस्तान के जो आप समझें कि जो चांसेस हैं डिफ़ॉल्ट के वो बढ़ गए हैं। और जो पाकिस्तान की हुकूमत ने जो बॉन्ड जारी किए थे सरमायाकारी करने वाले, वो बेशक इंडिविजुअल्स ने लिए या अदारों ने लिए, और जिस उन्होंने लोगों ने जिस रेट पे वो लिए, उसके भी जो है वो पेमेंट्स करने का टाइम आ गया। और ये हमारी यूथ को जो ख़राब भी कर सकती है और गलत हाथों में भी जा सकती है। और इंडिया का ये तो चलो एक उसका पर्सपेक्टिव हो गया, लेकिन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, ठीक है जी, ताकि ये जो प्राइवेट करेंसीज हैं, ये बेसिकली वो कहते हैं जी दिस इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया एंड दिस शुड बी। सो ये जो नई काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो टेरर फंडिंग के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, जो डार्क नेट पे अवेलेबल हैं, और ये प्राइवेट करेंसीज जो इमर्ज कर रही हैं, दिस इज़ समथिंग बिकॉज़ ये स्टेट के अपरेटस और स्टेट के उस एम्परेटस और स्टेट के उस एम्बेट से बाहर आती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जीएचक्यू के सामने आके खड़ा होके प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, मुझे पावर में लेके आओ, 75% चांसेस हैं आपके डिफ़ॉल्ट करने के। अब देख लें फिर हमने किधर से कहाँ जाना है। अब देखें कि पाकिस्तान जो है वो उसकी उसकी पोज़ीशन ये है कि हमने अगर हमारे पास $100 का हमने सूद लेना है, तो हमने $32 जो है वो हुकूमत जो है वो सूद की मद में देती है। ये वो मुल्क हैं, हमें इस वक़्त देखना ये है कि भाई हम क्या अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और देखिए इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज़ से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। और
इंडिया एंड चाइना एंड अदर्स जो है वो अमेरिका वगैरह हमसे आगे हैं, और इस तरह इंडोनेशिया वगैरह। अब ये जो तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, ये एक जाहिर बात है हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। अब पाकिस्तान में देखें, दुनिया की आबादी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ रही है, ठीक है जनाब। अ, अब देखिए कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में है जहाँ पे 2050 तक, 2050 तक जो आबादी बढ़ेगी तो उसमें हिस्सा डाल सकता है। यानी कि हम दुनिया के 8 ममालिक में शामिल हैं। और पाकिस्तान के अलावा कौन से मुल्क आते हैं जनाब? कॉन्गो का नाम है, मिस्र का नाम है, इथियोपिया का नाम है, इंडिया का, नाइजीरिया का, फिलिपाइन और तंजानिया का। जो है वो FATF की लिस्ट से निकला। तो पाकिस्तान के ऊपर देखिए, इंडिया जो है ना वो दैट कीप्स प्रेशराइजिंग पाकिस्तान, और वो प्रेशराइज करता रहता है डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी नई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जो है दैट वाज अबाउट कम्बैटिंग फाइनेंसिंग फॉर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, उसके ऊपर बात कर रहे थे। इंडिया को पता है ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके ऊपर इंटरनेशनली बोलता रहता है। और पाकिस्तान में तो लोगों को पता ही नहीं है, ना हमारी लीडरशिप को पता है क्रिप्टो करेंसी क्या है और ये किस तरह। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वैसे बैन किया होगा इसको भी। अब ये जो क्रिप्टो मार्केट है, अब देखें कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं एंड ऑल दैट। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो PM मोदी हैं और इंडियन सरकार, उन्होंने कहा ये जो बिटकॉइन है, इसको उन्होंने कहा जी ये जो नई यूथ है इसके लिए उन्होंने कहा ये एक रिस्क है। जो पाकिस्तान ने शायद कोई $1 अरब के मालियत के जो 5 साल की मुद्दत के लिए जो बॉन्ड जारी किए थे, वो इस साल दिसंबर में वो मैच्योर हो रहे हैं, तो पैसे तो देने पड़ेंगे। इसके बावजूद के, और जाहिर बात है खतरा जो है वो हर रोज़ बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये समझ लें कि जो रेशो है आबादी बढ़ने की, जो दुनिया में तो कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये इजाफा महसूस किया गया है रिसेंटली भी। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 1.9% जो है वो फर्टिलिटी रेट जो है रिकॉर्ड किया गया, आई थिंक इस हवाले से। सो ये एक तरफ हमारी आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमारे पास रिसोर्सेज कोई नहीं है, इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज़्यादा हो गया है। खाने पीने की चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम भी कतर UAE की तरह, अगर UAE भी 80-90% अपनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है तो हम भी इंपोर्ट करें। यही तो वो बात है कि हमें मार पड़ रही है, ना हम अपनी एग्रीकल्चर को बचा सके, ना हम अपनी इंडस्ट्री को बचा सके, ना हम जो हमारे पास जो था हम उसको बचा सके। अब ये देखें कि अगर डिफ़ॉल्ट रेट 75% हो रहा है, आबादी जो है वो इतनी हाई स्पीड से बढ़ रही है, मुल्क के अंदर अफरा-तफरी। और इमरान खान साहब ने, जो मैंने अभी नया देखा, उन्होंने उन्होंने कहा जी कि 26 तारीख को रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचे। लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान साहब GHQ जनरल हेडक्वार्टर्स के सामने कहीं धरना ही ना दे दें। तो मस्क साहब से, इलॉन मस्क साहब से थोड़ा सा ट्विटर अच्छा हुआ समझता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ख़राब तरीके से किसी को संभाला गया। मतलब ये दो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक तो इतना संपन्न हिस्सा था वो भारतवर्ष का, जो आज का पाकिस्तान है, जिस तरीके से ये कौम उस देश को नहीं संभाल पाई, कुछ कुछ वैसा ही हमको वहाँ पर होता नजर। फिर भी चलो, इलॉन मस्क तो बहुत काबिल है, पाकिस्तानियों से तो बहुत काबिल है। हो सकता है धीरे धीरे, हो सकता है क्या, होगा ही धीरे धीरे, आने वाले समय में उसको संभाल ले जाएंगे। अब सब कुछ बदला है, नया माइंड आया है, वो अपने तरीके से चलाने की कोशिश करे। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए। पर पाकिस्तान का अगर हम देखें तो ये तो मतलब अगर स्टैम्प पेपर पर भी लिखवा के ले लिया जाए तब भी मैं लिखने को तैयार हूँ कि ये देश अब बच ही नहीं सकता। अब तो बल्कि आप देखो, जैसे जैसे दिन बीत रहा है हमारे सामने है खबरें, सब खबरें भी हमारे सामने आ रही हैं निकल निकल कर, कि और माहौल ख़राब होता चला जा रहा है पाकिस्तान में। अगर आप देखो पूरे पाकिस्तान में क्या चल रहा है, एक तरफ KPK में जो है वो TTP वालों ने आतंक मचा रखा है, बलूचिस्तान में जो है BLA BLF पता नहीं कितने कितने BL करके संगठन हो गए हैं, उन सब ने अपना आतंक मचा रखा है। पाकिस्तानी फौज को जो है मार हेलीकॉप्टर तक गिरा दे रहे हैं। इधर आप आ जाओ, जो POK है और गिलगित बल्तिस्तान है, बहुत ही बड़े, एक तो वहाँ पर अभी खबर जैसी आई पिछले हफ्ते कि आटे की भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है। बिजली का तो चलो बहुत था ही, इंटरनेट भी बीच में बंद किया गया था, आटा भी नहीं मिल रहा है बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है, इतनी ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना है। उसके बाद फिर आप इधर आ जाओ पंजाब राज्य में क्या है, पंजाब राज्य में पूरा राज्य जो है इस समय बंद पड़ा है। और आज से नहीं, जब से इमरान खान का लॉन्ग मार्च चालू हुआ है, तकरीबन 15-20 से ज़्यादा दिन होने वाले हैं,
तब से पूरा का पूरा वो बंद पड़ा है, चक्का जाम हुआ है पंजाब का। जो पंजाब इनकी इकोनॉमी चलाता था, जहाँ से सब कुछ होता था, वहाँ पे रोड भी बंद पड़े हैं, वहाँ पे हाईवे भी बंद पड़े हैं, वहाँ पे दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, दुनियादारी सब बंद। पूरी इकोनॉमी जो है इनकी तबाह हो गई, और ऐसे ये होती भी रहेगी आगे। अब पाकिस्तान बिल्कुल एक इस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर का एक प्रधानमंत्री हो जाता है, हर 10 किलोमीटर पे एक माफिया बैठ जाता है, उसको जो मन आता है वो करता है। अब आप देखो, जो पाकिस्तानी फौज थी, अगर हम न्यूट्रल होकर के भी देखते हैं इस चीज़ को, तो पाकिस्तानी फौज एक बाइंडिंग पावर का काम करती थी, जिसने पूरे पाकिस्तान में वो खुद से जितना भी आतंक मचा ले, वो खुद से चाहे बलूचों गायब कराए, खुद से कुछ भी करे, लेकिन अपने अलावा किसी और ताकत को उसने उठने नहीं दिया इतने समय में। अब इमरान खान जिस तरफ बढ़ रहा है, जिस तरफ वो हो भी जाएगा ना, वो पीएम बन भी जाएगा वहाँ का, फौज में अपने लोग बैठा भी देगा, तब भी वो एक कमजोर शासक साबित होगा। ऐसे कमजोर शासकों के नीचे होता क्या है, जो नीचे के लोग होते हैं ना, जो अब तक पाकिस्तानी फौज के दबाव में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो अपने आप में सब माफिया बन जाते हैं, और वही होता नजर आ रहा है। फिर जो आटा माफिया है उसको भी 4 गुना कमाना है, फिर जो दूध माफिया है उसको भी 4 गुना कमाना है, जो हॉस्पिटल वाला है उसको भी 6 गुना कमाना है, जो स्कूल वाला है, पेट्रोल, सब अपना अपना फिर हाथ यूं यूं दोनों मुट्ठियों से अपने हाथ